स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। और बच्चों हिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 यानी कि चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज। और आपने बच्चों अगर ध्यान दिया हो तो इसके 2 पार्ट मैंने पहले ही बना दिए हैं। हो सकता है ज़्यादातर बच्चों ने देखे हों और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। अगर किसी को नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा। अगर फिर भी आपको वहाँ नहीं मिलता है तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 ठीक है और पार्ट 2 इन दोनों के ही लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और पार्ट 3 से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये जो 2 पार्ट हैं ये मैंने लास्ट ईयर बनाए थे पिछले सेशन में, जो बच गया था वो यहाँ से कंटिन्यू करके कंप्लीट कर देंगे। आज पार्ट 3 है और नेक्स्ट इसका पार्ट 4 आएगा और वहाँ से ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। विद्रोही और राज जो है ये हमारा 1857 के विद्रोह वाला चैप्टर है। आपकी बुक में है हेडिंग फिरंगी राज का आना, एक दुनिया का खात्मा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि इससे पहले का जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था। तो फिरंगी राज का आना, एक दुनिया का खात्मा, ये आपकी बुक की हेडिंग है। देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। देखो इसका मतलब समझो, फिरंगी राज का आना, एक दुनिया का खात्मा। इसका मतलब अगर हम हेडिंग से समझे तो फिरंगी राज का आना का मतलब है कि अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों का राज आ गया। एक दुनिया का खात्मा का मतलब है कि जो अंग्रेजों के आने से पहले जो उनकी एक अलग दुनिया थी, ठीक है, मुगलों के टाइम पे जो रही थी वो बिल्कुल ही अलग थी। उसमें वो इतने ज़्यादा दुखी नहीं थे जितने इन अंग्रेजों के आने से हो गए थे। तो वही कह रहे हैं कि मतलब हमारी एक दुनिया का खात्मा हो गया है। इसको देखते हैं, आगे समझते हैं। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। हुआ क्या था बच्चों कि जो तालुकदार थे उनके साथ भी अंग्रेजों ने बहुत गलत किया था। ठीक है, उनसे क्या किया था, उनकी ज़मीनें वगैरह हड़प ली थी। तो तालुकदार भी परेशान थे, राजकुमारों से उनकी जो मतलब सत्ता थी वो छीन ली थी अंग्रेजों ने। किसान तो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनको टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था। सिपाही इसलिए परेशान थे कि उनको टाइम पे वेतन नहीं मिल रहा था और उनको छुट्टियां नहीं मिल पाती थी। और एक रीज़न फिर ये भी था कि कुछ अफवाहें फैल गई थी कि जिन बंदूक को वो चला रहे हैं उसमें जो कारतूस जो उन्हें मुंह से खींचना पड़ता है उसमें गाय की और सूअर की चर्बी का लेप कुछ इस तरीके से है। तो यह अफवाह जो थी इससे भी सिपाही परेशान थे। तो मतलब सबके दुख थे, यानी कि राजकुमार भी दुखी थे अंग्रेजों से, तालुकदार भी दुखी थे अंग्रेजों से, किसान भी दुखी थे अंग्रेजों से, सिपाही भी दुखी थे अंग्रेजों से। यानी कि इन सब की जो पीड़ा थी वो कहीं ना कहीं उन सब की पीड़ाओं का कारण जो थे वो अंग्रेज थे। इसी कारण ये क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ गए। ये सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ गए क्योंकि इनके ये सभी आपस में बहुत ज़्यादा दुखी थे। ये सभी फिरंगी राज के आने को एक दुनिया के पतन के रूप में देख रहे थे। ये मतलब ये देख रहे थे कि जैसे ही फिरंगी राज आया है वैसे ही एक दुनिया जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं गई थी। अवध में आपको पता है सबसे लंबा जो मतलब ये विवाद चला था, जो लड़ाई झगड़ा चला था वो अवध में चला था। ठीक है, तो अवध के अधिग्रहण यानी कि उसमें जब कब्जा करा अंग्रेजों ने तो उससे सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं गई बल्कि तालुकदार भी लाचार हो गए। तालुकदार क्या थे अब देखो समझो, एक होता था नवाब, ठीक है, जो मतलब शासन करता था, उसके नीचे होते थे तालुकदार। यानी तालुकदार जमींदार टाइप के लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। ये तालुकदार इनको टैक्स दे के आराम से रहते थे। ठीक है, और तालुकदार भी बहुत मतलब ऊंची चीज़ होते थे, इनके पास भी अपनी सेना वगैरह टुकड़ी वगैरह रहती थी, लेकिन फिर भी ये नवाब के नीचे होते थे। और सबसे नीचे फिर किसान मजदूर वगैरह रहते थे। तो मतलब क्या था बच्चों, यहाँ पे हमें ये समझना है कि सिर्फ नवाब को नुकसान नहीं हुआ बल्कि नुकसान तालुकदारों और किसानों को भी हुआ है। कैसे हुआ ये सब हम देखेंगे। तालुकदार लाचार इसलिए हो गए थे कि इनकी जो जागीर होती थी वो अंग्रेजों ने इनसे हड़प ली थी। इनके जो किले थे, ये बहुत अमीर होते थे, इनके पास किले होते थे, इनके किले जो थे वो बिखर गए, इनका नियंत्रण खत्म हो गया। यानी जो इनके नियंत्रण में जो भी था वो सब अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया। सब कुछ अब इनके नियंत्रण से जा चुका था। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, यानी इनके पास अपनी खुद की सेना होती थी। और जो बड़े बड़े तालुकदार होते थे उनके पास 12-12 हज़ार तक
पैदल सैनिक होते थे। यानी कि बच्चों देखो 12,000 पैदल सैनिक होना किसी तालुकदार के पास, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 12,000 कम नहीं होता है, यानी इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं इनके पास थी। तो सोचो नवाब के पास कितनी बड़ी सेना रही होगी, नवाब तो इनसे बहुत ऊपर है। तो ये तालुकदार जो थे, बड़े तालुकदारों के पास लगभग 12,000 पैदल सिपाही होते थे, और जो छोटे तालुकदार होते थे उनके पास 200, 250, 300 कुछ इस रेंज में होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि ये सब होता था अंग्रेजों के आने से पहले इनके पास। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने इनकी सेना को भंग कर दिया, इनके जो दुर्ग हैं उनको नष्ट कर दिया, यानी कि इनके जो दुर्ग मतलब इनके जो किले वगैरह थे उनको नष्ट कर दिया, इनकी जागीरें छीन ली, इनका जो नियंत्रण था वो चला गया, इनकी जो ज़मीन थी इनके पास, ये भूस्वामी होते थे, बहुत बड़ी बड़ी इनके पास ज़मीनें थी, इनकी ज़मीनें भी क्या हो गई, हड़प ली गई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुस्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। बच्चों यहाँ पे आपको समझना है, ये मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इसे आप समझो। 1856 में एक मुस्त बंदोबस्त, यहाँ पे हमें एक शब्द मिला है, एक मुस्त बंदोबस्त। ठीक है, ये क्या है, ये भू राजस्व की नई व्यवस्था है। यानी जो अंग्रेज आए, अब उन्होंने क्या करा, अपना टैक्स वाला, यानी जमीन पे जो टैक्स होता है अपना अलग सिस्टम शुरू कर दिया। जैसे कि हमने पढ़ा है ना, आपको याद होगा, हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि वो नीलामी वाली व्यवस्था थी, जो जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त कहते थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऐसी कई तरह की उनकी टैक्स व्यवस्था थी। उसी तरीके से ये भी इनकी टैक्स व्यवस्था है, एक मुस्त बंदोबस्त। ठीक है, अंग्रेजों का कहना था कि तालुकदारों ने क्या कर रहा है, यानी जो तालुकदार हैं इन्होंने अपनी सेना के बल पर जमीन कब्जा रखी है। यानी ये अंग्रेज ये कह रहे थे कि जो तालुकदार है ना, इनकी खुद की जमीन नहीं है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपनी सेना के जरिए या अपनी ताकत को दिखाकर जमीनें हड़पी हैं, इन पे इनका कोई मालिकाना हक नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इनसे छीन रहे हैं, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। और अंग्रेज ये कह रहे थे कि इन जमीनों को हम इनसे छीनेंगे और इनको फिर हम किसानों को दे देंगे, ऐसा कह रहे थे। आगे देखो इनकी पूरी कहानी क्या है। अंग्रेजों ने एक मुस्त बंदोबस्त के तहत इन्हें भूमि से बेदखल कर दिया। यानी ये जो थे ना तालुकदार लोग, जमींदार टाइप के लोग थे, ये इनको क्या करा इन्होंने इनको इनकी जमीन से बेदखल कर दिया। इन्होंने कहा भाई जाओ यहां से, अब तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तालुकदारों के पास 67% गांव थे। एक टाइम पे ऐसा था कि जब उनके पास इतने प्रतिशत गांव होते थे, लेकिन धीरे 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 उनकी गांवों की संख्या 38 बची थी, 38%। ये सारे जो आंकड़े हैं, डेटा है, ये सारा हमने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, तो आपको इजी लगेगा और सही भी रहेगा। ठीक है, और बाद में ये 38% से भी कम होने लगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था, उनके हाथ से ये भी जाने लगी थी, अंग्रेज सारी चीजें छीनते जा रहे थे इनसे। अंग्रेजों का मानना था कि जमीन तालुकदारों से छीनकर किसानों को देंगे। अंग्रेज ऐसे कह रहे हैं कि हम इनसे जमीन छीन लेंगे और किसानों को देंगे, इससे किसानों का शोषण जो होता है उसमें कमी आ जाएगी, और जो राजस्व है, जो टैक्स है, वो बढ़ जाएगा। अंग्रेजों ने ऐसा लालच दिया, यानी उनसे जमीन छीनेंगे, किसानों को हम बांटेंगे, इस तरीके से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ टैक्स बढ़ा, शोषण कम नहीं हुआ। जो किसान थे, गरीब थे, इनका शोषण ऐसे ही होता रहा, और बल्कि इन पे टैक्स और बढ़ गया। और जो अंग्रेज कह रहे थे ना कि हम इनको जमीन दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तालुकदारों के द्वारा भी किसानों का शोषण किया जाता था। अब शोषण तो भाई तालुकदार भी करते थे, शोषण तो अंग्रेज भी कर रहे हैं। फिर इसमें फ़र्क क्या है, बस फ़र्क इतना था कि तालुकदार जो थे वो अपने देश के ही थे कहीं ना कहीं, मतलब इंडियन थे, और जो अंग्रेज हैं वो बाहर के हैं, फिरंगी हैं। तो ऐसे में क्या था, तालुकदार जो होते थे वो निर्दयी तो होते थे, लेकिन कुछ तालुकदार दयालु भी थे। किसानों का ऐसा मानना था कि कुछ तालुकदार दयालु भी थे, बेशक से वो उनका शोषण करते हो, लेकिन बुरे वक्त में जब कभी ज़रूरत पड़े तो वो किसान अगर उनसे मदद मांगे तो वो मदद भी कर देते थे। यानी कि बुरे वक्त में तालुकदार किसानों की मदद भी कर देते थे, लेकिन अंग्रेजों से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी इन्हें तो ये लगा था भाई अंग्रेज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शोषण करेंगे, हमारा दमन करेंगे, हमें परेशान करेंगे। लेकिन तालुकदार जो थे वो बेशक से हमारा शोषण करते रहे, लेकिन कभी ना कभी ज़रूरत पे बुरे वक्त में हमारी मदद तो कर देते थे। ये है बच्चों पूरी कहानी। आई होप आपको ये बिल्कुल इजीली अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
आगे देखो क्या हुआ बच्चों, बहुत से तालुकदार अवध के नवाब में निष्ठा रखते थे। आपको पता है कि अगर आपने पार्ट 2 देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो अवध के नवाब थे ना, जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी, यानी कि जो मतलब प्रजा थी वो उन्हें बहुत पसंद करती थी, बहुत चाहती थी। और अंग्रेजों ने उनको वहां से नवाब से गद्दी छीन ली और उनको यहाँ से निकाल दिया और ये बोल दिया कि जनता उनके काम से खुश नहीं है। लेकिन जनता तो बहुत खुश थी और तालुकदार वगैरह ये सब उनमें निष्ठा रखते थे। निष्ठा मतलब उनका सम्मान करते थे, कहीं ना कहीं उनमें विश्वास रखते थे। इसलिए वो क्या हुए, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, अब लोहा, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। इस लोहे को आप वो वाला लोहा मत समझ लेना, ठीक है, जो हम लोहा समझते हैं। ये लोहा मतलब उनसे टक्कर लेने के लिए, अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में जाके शामिल हो गए, क्योंकि वो अपने नवाब पर निष्ठा रखते थे। किसानों का असंतोष सैनिकों तक पहुंचा कि जो किसान जो थे बहुत ज्यादा गुस्से में थे अंग्रेजों से, अब वो असंतोष धीरे धीरे सैनिकों तक पहुंचने लगा। और ये जो सैनिक होते थे ये कहाँ के होते थे बच्चों, ये सैनिक भी तो मतलब इन्हीं गाँव से ही होते थे, इन्हीं के गाँव के होते थे, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग थे वो भी, ठीक है। बस वो सिर्फ नौकरी ही तो अंग्रेजों की कर रहे थे तो वो यहीं के, तो वहां तक भी ये चीजें असंतोष फैल गया। सैनिक भी परेशान थे क्योंकि उनको पैसा जो वेतन है वो कम मिलता था, कभी भी टाइम पे उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए वो परेशान रहते थे। अब देखो भाई ये बदलाव कैसे आया, थोड़ा ये समझना कि 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर, अंग्रेज फौजी, अंग्रेज सिपाही वगैरह, अफसर वगैरह जो भी थे, वो सिपाहियों के रिश्ते, सिपाहियों के साथ उनके रिश्ते दोस्ताना थे। यानी वो जो इंडियन जो मतलब सिपाही है, इंडियन जो सिपाही है हमारा, ठीक है, उनके जो मतलब रिलेशन थे किनके साथ, अंग्रेजी अफसर के साथ, उनके रिलेशन ठीक थे, दोस्ताना रिलेशन थे, यानी दोस्त की तरह थे वो, ऐसा था। साथ में वो मौज मस्ती करते थे, तलवारबाजी करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, शिकार करते थे, मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसा रिलेशन था, दोस्त जैसा रिलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इतना बेकार नहीं था। कुछ अंग्रेज तो हिंदुस्तानी बोलना भी जान गए थे, यानी वो हिंदी वगैरह भी बोल लेते थे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बोल लेते थे। लेकिन 1840 के दशक तक माहौल बदलने लगा। यानी देखो 1820 में जो अंग्रेज इनसे अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे, अब 1840 में वो कैसे पेश आते हैं इसे समझो। अंग्रेज अब अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, अपने आप को मतलब वो उच्च और ऊंचा समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे, और इंडियंस को क्या करते थे, गाली गलौज देते थे, यानी भारतीयों को गाली गलौज, ब्लडी इंडियन, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, तो वो मतलब भारतीयों को ना तुच्छ समझते थे और ब्लड इंडियन कह के बुलाते थे, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते थे वो, ठीक है। गाली देना शुरू कर दिया उन्होंने, नीचा दिखाना शुरू कर दिया, संदेह करना शुरू कर दिया। इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेज अफसर और जो हमारे सिपाही हैं इनके बीच में जो माहौल था वो अब बिगड़ गया था, जो कि 1820 में के दशक के आसपास अच्छा था, अब वो 1840 के दशक के आसपास बुरा हो गया। अब टॉपिक आएगा कि विद्रोही क्या चाहते थे। ये सारी आपकी एनसीईआरटी जो होती है बच्चों, एनसीईआरटी की हेडिंग्स हैं, तो मैं उन्हीं को आपको मेन चीज़ें एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता रहा हूँ। अंग्रेज विद्रोहियों को एहसान फरामोश बर्बर लोग समझते थे। जो विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, अंग्रेज उनको एहसान फरामोश कहते थे, बर्बर लोग, असभ्य लोग कहते थे, बेकार लोग, गंदे लोग कहते थे। विद्रोही ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके बारे में ज़्यादा लिखित सबूत तो मिले नहीं है कि मतलब कुछ लिखित में ज़्यादातर मिले, ऐसी चीज़ इनके बारे में मिल नहीं पाई है। इतिहासकार जो है वो 1857 के विद्रोह के बारे में लिखने के लिए अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं उन पे निर्भर हैं, यानी कि अंग्रेजों के दस्तावेज से अगर पढ़ के अंग्रेजों के बारे में ही लिखेंगे तो ये केवल अंग्रेजों का नज़रिया दिखाएगा। जो विद्रोही हैं वो क्या चाहते थे ये क्वेश्चन मार्क ही रह गया, यानी ये कन्फर्म मतलब पता नहीं लग पाया है क्योंकि इसके सबूत थोड़े कम मिले हैं। एकता की कल्पना, यहां से भी बच्चों क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान भी किस प्रकार से विद्रोहियों में एकता थी या कैसे एकता को बनाए रखने के लिए वो काम करते थे, तो यहां से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखो, इसे मैं आपको समझा रहा हूं। विद्रोहियों द्वारा की गई घोषणाओं में बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के समाज के सभी तबकों को आह्वान किया, यानी जो विद्रोही थे उन्होंने घोषणा की कि सभी आ जाएं हमारे विद्रोह में, हमारे साथ शामिल हो जाएं, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब
सबको समान माना जाएगा। यानी कि इस तरीके से वो आपस में नहीं लड़ते थे कि हम हिंदू मुस्लिम और ये वो जाति धर्म को लेकर, वो सारे एक हो गए थे। क्यों? विद्रोहियों को पता था अगर हम आपस में लड़ेंगे जाति को लेकर, धर्म को लेकर, तो इसका नुकसान हम ही को उठाना पड़ेगा, अंग्रेज इसका फायदा उठा लेंगे, ऐसे में हम कमजोर हो जाएंगे। अंग्रेजों ने कोशिश भी की थी हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की, और इनको पता था अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे इनसे। इसीलिए इन्होंने क्या करा, सारे भेदभाव खत्म करके सबको बुलाया। बहुत सारी घोषणाएं जो थी वो मुस्लिम राजकुमारों के द्वारा की गई थी या फिर उनके नाम से की गई थी। ठीक है, मुस्लिम, लेकिन उसमें हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाता था, हिंदुओं की जो भावनाएं थी उसका ध्यान रखा जाता था। विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें इन दोनों का नफा नुकसान बराबर है। यानी विद्रोह को ऐसे दिखाया जा रहा था कि अगर विद्रोह से नुकसान होगा तो वो हिंदू मुस्लिम को बराबर होगा, अगर फायदा होगा तो बराबर होगा। यानी कि हम आपस में बिल्कुल एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, हमें आपस में एक दूसरे से अलग नहीं रहना है, हमें आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करना है। बच्चों एक टाइम यही था 1857 की क्रांति, जब हाथ उठाकर अगर विद्रोही बोल देते थे ना भारत माता की जय, तो एक साथ लाखों हाथ खड़े हो जाते थे और भारत माता की जय। ये नहीं पता लगता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान, इतनी एकता थी इनमें। और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। बाद में उन्होंने क्या किया, इस एकता ने ही तो अंग्रेजों को हिला दिया था। बाद में अंग्रेज को पता लग गया था कि भाई अगर ये एकता इनकी बनी रही ना तो हम मतलब इनसे जीत नहीं पाएंगे आने वाले टाइम पे। तो अंग्रेजों ने क्या करा, इसी एकता को तोड़ा। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे बच्चों, आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा की, कोशिश की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा देते हैं तो ही हम इन पे आसानी से इनके विद्रोह को कुचल पाएंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में जो बरेली है वहाँ पे हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो आपस में मतलब भड़काने के लिए किए थे, कोई आपस में वो भड़के ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के साथ रहे, तो उनका जो पैसा था, जो एनर्जी थी अंग्रेजों की, वो वेस्ट हुई वहाँ पे। अब चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। उत्पीड़न के प्रतीक कौन है? जो मतलब उत्पीड़न करते हैं, जो शोषण करते हैं, कौन है वो? उसके खिलाफ क्या किया गया, इसे पढ़ते हैं बच्चों। विद्रोहियों ने अंग्रेजों की हर बात को अपनी घोषणाओं में खारिज किया। यानी उन्होंने बोल दिया भाई अंग्रेजों की कोई बात नहीं माननी है, हम किसी चीज को नहीं मान सकते अंग्रेजों की। विद्रोहियों ने कहा अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी भी हालत में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विद्रोही इस बात पर नाराज थे कि अंग्रेजों ने भूस्वामियों से जमीन छीन ली थी। ठीक है, यानी कि जिनके पास जमीन थी उनकी जमीन छीन ली थी, इससे भी नाराज थे। विदेशी व्यापार ने, जो अंग्रेजों का जो व्यापार था उसने जो हमारे दस्तकार थे, जो हमारे बुनकर थे, इनका रोजगार छीन लिया था, इनकी रोजी रोटी छीन ली थी, इनको तबाह कर दिया था। यानी कि विदेशी जो व्यापार था उससे हमारे जो हाथ के काम करने वाले दस्तकार थे, जो बुनकर थे, इनके बेचारों का जो रोजगार था वो छीन लिया था, इनको तबाह कर दिया था। विद्रोही फिर से अपनी पहले वाली दुनिया बहाल करना चाहते थे। पहली वाली दुनिया वही जिसमें वो साथ साथ रहते थे, मतलब एक उनका सुल्तान, उनका जो नवाब था उसके अंडर में रहते थे, खुश रहते थे। ये कोई मतलब अंग्रेजों जैसा मतलब शोषण उनके साथ नहीं था, इतना ज़्यादा बुरा हाल नहीं था। इसीलिए वो इन सब चीज़ों को छोड़कर अपनी पहली जैसी दुनिया चाहते थे कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। अंग्रेजों से इस बात की नफरत भी थी इन्हें कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति धर्म को नष्ट करके इन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। ये अफवाह फैली हुई थी बच्चों कि अंग्रेज जो थे वो हिंदू और मुसलमानों की जाति धर्म को नष्ट करके उनको क्रिश्चियन बना देंगे, ईसाई बना देंगे। विद्रोही उन्हें भी उत्पीड़क समझते थे। उत्पीड़क मतलब शोषण करने वाले लोग, उन्हें भी शोषण करने वाले समझते थे, जो अंग्रेजों के हिमायती थे। अंग्रेजों के चेले थे ना, थे तो वो भारतीय, कुछ इंडियन भी थे, अंग्रेजों के चेले थे। ठीक है, विश्वासघाती, ये उनको भी उनका हिमायती मानते थे और उनसे भी नफरत करते थे। जैसे कि सूदखोर हो जाएंगे, सम्राट लोग हो जाएंगे, सम्राट जो मतलब अमीर। ठीक है, जो विद्रोही थे वो कहते थे कि सूदखोर जो लोग हैं, सम्राट जो लोग हैं, ये लोग गरीबों का, किसानों का शोषण करते हैं। इसलिए विद्रोहियों ने क्या करा, सम्राटों को भी नहीं छोड़ा, इनको बेइज्जत किया। जबकि ये जो थे ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय ही थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ ज़्यादा इनका उठना बैठना था, अंग्रेजों के साथ ज़्यादा मिले थे, इसलिए इन्होंने इनको भी नहीं बख्शा। सूदखोरों को के बही खाते जला दिए, क्योंकि सूदखोर जो थे वो गरीब, मजदूर, किसान, इनके साथ बहुत गलत करते थे। ब्याज पे ब्याज और मतलब
गैर कानूनी तरीके से इनसे ब्याज लेते थे, जितना मतलब पैसा दिया है उससे कहीं गुना ज़्यादा ब्याज लेते थे। मतलब इनकी कमर तोड़ रखी थी इन्होंने, सूदखोरों ने। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको भी मारा काटा, इनके बही खाते चलाए, इनके घर तोड़ दिए, ठीक है, इनको भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये अंग्रेजों की तरफ थे। इस तरीके से वैकल्पिक सत्ता की तलाश। क्या हुआ बच्चों कि ये जो विद्रोही थे, इन्होंने कई जगह अंग्रेजों चलते गए, अंग्रेजों को मारते काटते गए, सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ते गए और बही खाते वगैरह जलाते गए, मतलब बहुत इन्होंने विद्रोह फैलाया, ठीक है। और ऐसे में क्या हुआ, कुछ जगह को इन्होंने, कुछ जगह से अंग्रेजों को निकाल दिया, कुछ जगह से, देश से नहीं निकाला, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, देश से अंग्रेज नहीं निकले हैं, लेकिन कुछ जगह पे विद्रोहियों ने काबू कर लिया है। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद ये दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको वहां से अंग्रेजों को निकाल कर वहां पे अपना मतलब शासन चलाने की कोशिश की, सत्ता चलाने की कोशिश की। ये प्रयास ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इन नेताओं ने क्या किया, पुरानी दरबारी संस्कृतियों का सहारा लिया, यानी जो अंग्रेजों से पहले जो मुगल थे उस टाइम पे जो दरबारी संस्कृतियां वगैरह होती थी, उन्हीं चीज़ों का सहारा लेकर वैसे ही मतलब व्यवस्था बनाने का प्रयास किया इन्होंने। लेकिन ये प्रयास ज़्यादा दिन चलना नहीं था। इन्होंने क्या किया, विभिन्न पदों पर नियुक्ति की, मतलब पोस्ट, विभिन्न पोस्ट पे नियुक्ति दे दी, कर्मचारियों को रख लिया। भू राजस्व वसूली, यानी जो टैक्स व्यवस्था थी ये भी बना दी इन्होंने। सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया कि सैनिकों को टाइम पे वेतन मिल सके, इसका इंतजाम किया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्म दिए कि लूटपाट अब नहीं करनी है। अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी रखने के लिए योजनाएं बनाई। इन्होंने सिर्फ ये चीजें बंद करी हैं, इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों से युद्ध बंद नहीं किया, अंग्रेजों से इन्होंने युद्ध बंद नहीं किया, अंग्रेजों से ये युद्ध अभी भी चला रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अपने तरीके से सत्ता चलाने की कोशिश की, विभिन्न पदों पे नियुक्ति की, अपना टैक्स व्यवस्था बनाने की कोशिश की, सैनिकों का वेतन टाइम पे देने का प्रयास किया, लूटपाट बंद करने का हुक्म दिया और अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी रखने की योजनाएं बनाई। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक जो उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य था इनकी शासन संरचना का, वो था कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करना। इन्हें पता था कि अंग्रेज जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, अंग्रेजों के पास हथियार वगैरह सुविधाएं ज़्यादा हैं और इनके पास वो चीज़ें नहीं है। इनके पास क्या था, इनके पास जन समर्थन था, इनके पास मतलब जनता का समर्थन था, हजारों लाखों लोग इनके साथ थे, बस ये था। लेकिन हथियार वगैरह ये सारी चीज़ें इनके पास उतनी उपलब्ध नहीं थी जितनी अंग्रेजों के पास थी। तो इनका मेन उद्देश्य ये था कि युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करना। लेकिन ये संरचना अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अंग्रेज जो थे उनको मतलब उस तरीके से नहीं निकाल पाई देश से जैसा ये सोच रहे थे। दमन का मतलब होता है बच्चों कुचलना, जैसे कोई विद्रोह है, विद्रोह को कुचलना। अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ हो गए थे, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ हो गए थे और बहुत बड़ी संख्या में विरोध हुआ था, ठीक है, और हर जगह विद्रोह हो रहा था। तो अंग्रेजों के लिए इतना आसान नहीं था इसको कुचल पाना। अंग्रेजों ने उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए सेना भेजने से पहले कुछ कानून पारित कर दिए। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आपको, यहां पे आप ध्यान रखना मैं आपको क्या समझा रहा हूं। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने उत्तर भारत को, उत्तर भारत कौन सा है भाई, ये जो है बच्चों ये उत्तर भारत है, ये जो ऊपर का है, इसी में दिल्ली मेरठ वगैरह आ जाएगी, ठीक है। तो उत्तर भारत जो है बच्चों, उत्तर भारत में क्या है कि इन्होंने अपनी सेना भेजने से पहले कुछ कानून बना दिए। अब ये कानून हमें समझना है, कानून था इनका मार्शल लॉ, जिसको हम हिंदी में सैनिक कानून बोलते हैं। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो समझो। देखो मार्शल लॉ जो होता है बच्चों, उसके तहत क्या होता है कि जो मतलब सिपाही होते हैं ना, जो सैनिक अधिकारी होते हैं, फौजी कर्मचारी होते हैं, फौजी वगैरह बड़े बड़े फौज में, उनको अधिकार ज़्यादा दे दिए जाते हैं, यानी कि ये विशेष स्थिति में लागू किए जाते हैं। ऐसे ही कहीं पे मार्शल लॉ लागू नहीं किया जाता, हमेशा याद रखना, बहुत विशेष स्थिति में ही इसको लागू किया जाता है, जब इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाए। तो ये मार्शल लॉ लागू कर दिया इन्होंने, सैनिक कानून लागू कर दिया। अब क्या था, अब मतलब पहले वाला कानून नहीं है कि कोई पकड़ा गया विद्रोह में तो उस पर मुकदमा चलेगा, उसको कोर्ट में ले जाएंगे, फिर वहां पे जज जो है वो सुनाएगा फैसला, फिर उसको सजा होगी। ये लंबा प्रोसेस इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने सीधा सख्ती दे दी सैनिकों को कि लो भाई अब तुम्हें छूट है, जिस पे तुम्हें शक है, सिर्फ सैनिकों को नहीं बल्कि आम अंग्रेजों को भी उन्होंने ये पावर दे दी कि तुम्हें जिस पे भी शक है कि ये विद्रोही है, विद्रोह से जुड़ा है, उठाओ उसे,
जेल में डालो और उसे सजा दो। सीधा मुकदमा वगैरह वो लंबा प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट सीधा क्या करो उन पे, डायरेक्ट मतलब कार्रवाई करो। तो मार्शल लॉ, सैनिक लॉ लागू कर दिया गया। सैनिकों को इसमें विशेष अधिकार मिल जाते हैं, यानी सैनिकों की ताकत बढ़ जाती है। आम अंग्रेजों को भी विद्रोही लोगों पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने का अधिकार दे दिया कि वही चाहे तो सजा दे सकते हैं। सामान्य कानून जो था वो खत्म और विशेष कानून था। विशेष कानून में विद्रोहियों को सिर्फ एक सजा थी, वो सजा क्या थी? मौत, यानी कि सजाए मौत। अब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, सैनिकों को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं कि चलाओ मुकदमा जिस पे तुम्हें शक है, सजा दो, और सजा में क्या दो? सीधा मौत दो, खत्म। इस तरीके से इन्होंने करा। अब आप ये सोचो कि मतलब कैसा माहौल रहा होगा उस टाइम पे। अंग्रेज जो थे बहुत ज़्यादा निर्दयी थे और ऐसी ऐसी चीज़ें वो हमेशा करते थे। नए कानून तथा ब्रिटेन से मंगाई गई नई सैनिक टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार विद्रोह कुचलने के लिए तैयार थी। अंग्रेजी जो सरकार थी वो विद्रोह कुचलने के लिए तैयार थी। ब्रिटेन से उन्होंने सेना वगैरह मंगा ली थी, नए तरह के कानून लागू कर दिए गए थे। दिल्ली जो थी उसे इन्हें मेन पकड़ना था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, दिल्ली में दो तरफा हमले कर दिए, दो तरफ से, एक पंजाब की तरफ से, दूसरा कोलकाता की तरफ से। इधर से सेना और इधर से सेना, चलो भाई दोनों तरफ से हमला दिल्ली की तरफ, ठीक है। और ज़्यादातर जो विद्रोही थे वो दिल्ली के महत्व को जानते थे, राजधानी, वो आए वहाँ पर। सारे विद्रोही क्या थे, उत्तर भारत के, वहाँ जमा हो गए, दिल्ली को बचाना था, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पंजाब और कोलकाता दोनों तरफों से दिल्ली पे हमला कर दिया। जून 1857 में कार्रवाई शुरू की अंग्रेजों ने और सितंबर में पूरी की गई, यानी सितंबर तक कार्रवाई चली, तब जाके उन्होंने दिल्ली को पर विद्रोहियों को काबू पाने में मतलब सफलता मिली अंग्रेजों को। पूरे उत्तर भारत के विद्रोही दिल्ली को बचाने के लिए आए हुए थे। अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि आम जनता भी थी उनके साथ। अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा मुश्किल तो इसी में आ रही थी कि सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ रहे थे अंग्रेजों से, आम जनता, किसान, जो भी मतलब व्यक्ति थे, सब उसमें शामिल हो गए, क्योंकि सब अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अंग्रेजों के दमन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अंग्रेजों के शोषण से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए सब विद्रोहियों के साथ थे। अंग्रेजों ने जमींदारों को लालच दिया। लालच कैसे दिया? उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी जागीर जो है लौटा देंगे। अंग्रेजों ने जमींदारों को कहा कि हम तुम्हारी जो जागीर हमने हड़प ली है वो तुम्हें लौटा देंगे, तुम हमारा साथ दो, ऐसा कहा अंग्रेजों ने जमींदारों से। तो कुछ जमींदार तो लालच में आ गए, जो लालची थे वो लालच में आ गए, अंग्रेजों के साथ मिल गए, तो उनको तो इन्होंने इनाम दिया। लेकिन कुछ जमींदार इनसे लड़ते रहे, लालच में नहीं आए और वो लड़ते लड़ते मर गए। कुछ तो क्या हुआ, कुछ यहाँ से नेपाल की तरफ भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। तो ये था पूरा कहानी बच्चों, पूरी कहानी। और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी एक एक बातें जो मैंने आपको बताई हैं। ये था हमारा इस वीडियो का पार्ट 3 और नेक्स्ट आएगा हमारा पार्ट 4, उसमें हम आपको कवर करेंगे सारी चीज़ें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको धीरे धीरे कराना शुरू करेंगे, जैसे ही टाइम मिलेगा हमें, ठीक है, करा देंगे। फिलहाल मैं एक कोर्स बनाने में बिजी हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सितंबर जो हमारा मंथ है, इस मंथ में कोशिश यही रहेगी कि आपका हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर दिया करें और 5 दोस्तों को शेयर कर दें कम से कम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।